प्रॉपर्टी कानून को रखा गया, अमेंडमेंट जो 95 में हुआ था वो रखा गया पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में जब उस पे बहस हुई तो उसके अंदर ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में, वक्फ का मतलब समझते हैं? वक्फ माने जो भारत छोड़ के गया। वक्फ शब्द पार्लियामेंट से नहीं आया। वक्फ का मतलब होता है किसी के नाम कर देना। तो ये जो वक्फ है ये मुसलमानों ने एक नया, ये भारत में ही है, ये सऊदी अरब में नहीं है, क्योंकि महामूर्ख यहीं मिलते हैं, वहां नहीं मिलते। उन्होंने क्या निकाला है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने वक्फ कर दी। वक्फ प्रॉपर्टी की जाती है अल्लाह के नाम पे। अब ये अल्लाह की जमीन है, अब हम कहें इसे वापस दे दो, तो बोले अल्लाह साइन कहां करेगा? तो उन्होंने क्या खेल किया है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी यानी ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अब ये वापस नहीं हो सकती, क्योंकि हमने तो उसके नाम कर दी, अब तो आपके नाम वापस नहीं हो सकती है। उसमें प्रावधान किया गया कि जब भारत और पाकिस्तान बटा तो बहुत सारे लोग वहां से यहां भागे, यहां से वहां भागे, और बहुत सारी बिल्डिंगें जो यहां औरंगजेब से लेके तमाम जब लोग आए तो उन्होंने यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बनाई, बहुत सारे उन्होंने मदरसे बनाए। वो तमाम सारी चीज़ों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया कि भाई ये मुसलमानों से संबंधित हैं। ये देश बंटने के बाद जब ये देश बटा तो 10.5 लाख सनातनी हिंदू मारा गया, तब ये देश बटा, इस्लाम के नाम पे बटा, मजहब के नाम पे बटा, और वो चले गए। लेकिन कमाल ये है कि भारत की संसद 2013 की बात है, संसद में कानून रखा गया और उसमें यह कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड है। सुना है कभी आपने? वक्फ बोर्ड तो सुना होगा, यहां तो अल्लाह के फजल से ज्यादा तेजी से फल फूल रहा है। उस बोर्ड, इट्स ए प्राइवेट बॉडी। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड इज ए प्राइवेट बॉडी, सरकार की संवैधानिक नहीं है। उस बॉडी को क्या ताकत दी गई संसद के माध्यम से कि उसमें जो लोग भी हैं उसमें से दो लोग वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के मेंबर, 2 लोग प्राइवेट बॉडी के, वो यहां आए, और ये जो रेडिसन होटल बना हुआ है उनको सिर्फ ये कहना है कि रेडिसन होटल वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। मैं आपको संसद की कार्रवाई के कानून की बारीकी इसलिए बता रहा हूं कि कल कोई भी चौराहे पे आपको घेरे और आप गलत साबित ना हो कि पुष्पेन जी झूठ बोल के चले गए। उन 2 लोगों को हमारी संसद ने ये ताकत दी है कि वो ये कहेंगे कि रेडिसन होटल वक्फ बोर्ड पे बना, उनको कहना है, राइट? उसके कहने के बाद संसद ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि रेडिसन होटल जिस इलाके में पड़ता है वहां सरकार की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वेदर इट इज एसएचओ और डीएसपी और सीपी और व्हाटएवर यू कॉल इट, उनको बताना है जाके पुलिस में कि ये रेडिसन होटल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना है। उनके कहने के बाद दे विल ऑर्डर दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आएगी, रेडिसन का यहां जो भी मालिक होगा उससे कहेंगे 24 घंटे में से खाली कर दीजिए। और अगर मैं आपको शब्द की बात बता रहा हूं, अगर रेडिसन के मालिक ने कहा व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग इट, ये मैं कैसे खाली कर सकता हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, अगर उसने ये कहा तो संसद ने क्या प्रावधान किया है कि जिसकी प्रॉपर्टी है अगर उसने एसएचओ या डीएसपी के कहने से खाली नहीं की तो उसे इनक्रोचर घोषित कर दिया जाएगा
कि इस आदमी ने इस प्रॉपर्टी में इंक्रोच किया हुआ है और बलपूर्वक अगले 24 घंटे में रेडिसन होटल खाली होगा और ताला डाल करके उसकी चाबी वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी। सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ बोर्ड का सेक्शन 1, 2, 3 क्या कहता है, वो क्या, उसको सुनेंगे तो और आपको लगेगा हम कितने महान देश में रह रहे हैं। अगर रेडिसन का मालिक इस सब के बाद सड़क पे खड़ा हो कागज लेकर के कि मेरे दादा मेरे परदादा के ये कागज हैं, मैं आज भी पानी का बिल बिजली का बिल देता हूं, ये सब कुछ है। संसद में 113 में से किसी ने नहीं बोला मेरे भाई कितने बिके हुए हैं ये लोग। मैं 117 और 13 की बात कर रहा हूं, मैं बाकियों की बातें नहीं कर रहा। वो तो जने क्या क्या हैं जिनको आप प्योर समझते थे, वो 2013 में बोले नहीं और उसमें कानून पास हुआ कि जिसकी जमीन है जो कागज दिखा रहा है वो भारत की न सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है न हाई कोर्ट में जा सकता है। शेम कहने से इस कमरे से आवाज दिल्ली नहीं जाएगी। मैंने इसीलिए कहा आपका शेम उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब यहां आग लगेगी तो मेरी तरह पागलों की तरह सड़कों पे चिल्ला चिल्ला के आप बताएंगे। और मैं तो वो लोगों में से हूं, मैं तो आज भी किराए के मकान में रह रहा हूं। आपके महल हैं, बड़े बड़े महल हैं, और उसमें तीसरा क्या उसमें अमेंडमेंट है कि जिसकी ये प्रॉपर्टी ले ली गई है, जो कहता है हमारी प्रॉपर्टी है, वो अपने कागज लेके कहां जाएगा पता है? वो वक्फ बोर्ड में एक ट्राइब्यूनल है, उस ट्राइब्यूनल के अंदर लोकल एमएलए मुसलमान, एमपी मुसलमान, मुतवल्ली मुसलमान, पांचों लोग मुसलमान हैं जिन्होंने सुबह आपका कत्ल किया है। शाम में आप उन्हीं के दरबार में इस बात की अर्जी लगाएंगे कि मालिक आपने कत्ल जो है गलत किया है, ये मेरे कागज हैं। ताजमहल चला गया, दिल्ली में जो नई पार्लियामेंट बनी है वो भी उसी में है, सेंट्रल विस्ता भी उसी में है। ये हंसने की बात नहीं है, ये ऐसे रोने की बात है कि अगर आप जिंदा हैं तो आप ना हंस सकते हैं ना नींद आएगी आपको। इसके तहत आंध्र प्रदेश के एक जज साहब ने, जब उनको ये सब पता चला, तो हो सकता है कि वो पद पे बैठे हों, उनकी ताकत उन कारणों से सीमित हो, लेकिन उन्होंने भी महान कार्य किया। उन्होंने कहा आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। वो पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे, लेकिन पिटीशन आई थी तो उन्होंने उस पिटीशन को ऑफिशियली इंटरटेन नहीं किया, लेकिन अपने अंदर आने वाले स्टाफ से कहा कि इसके बारे में मुझे डिटेल चाहिए। आंध्र प्रदेश के जस्टिस ने यह कहा कि भारत में जो टोटल लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया, मेरी बात को बारीकी से समझिए, उर्दू बड़ी खतरनाक है। उर्दू में एक डॉट नीचे और ऊपर, ऊपर लगाइए खुदा, डॉट नीचे लगाइए जुदा, एक नुक्ता खुदा से जुदा कर देता है। तो नुक्ता डॉट संभल के लगाइएगा। और मेरी तालीम और तरबियत अल्लाह के फजल से उनसे ज्यादा इसी में हुई है, मुझे पता है नुक्ता कहां लगाना है। उसके अंदर उनका ये ऑब्जर्वेशन है। और अब तो आपके पास संचार क्रांति में इतने माध्यम है कि आप मेरी बात को जगह जगह ढूंढ सकते हैं। भारत के टोटल लैंड एरिया में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है। कभी दिल्ली से बंगाल तक का सफर करिएगा तो रेलवे ट्रैक के बराबर में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई के कुर्ते वालों ने ही जमीन घेरी हुई है पूरे रूट पर। दूसरे नंबर पर जमीन डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड का मतलब, इसको दो हिस्सों में बांटिए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अलग है और ये 22 करोड़ अलग धरती पे रह रहे हैं। दोनों की जमीन को कायम करेंगे तो आप छठे नंबर पे नहीं हैं, लेकिन भारत माता की जय आप ही लगा रहे हैं।
ये स्थिति आज की है। हमारे हक में भी कोई कानून बना दे, कोई मर्द जज उसकी आत्मा जाग जाए सुन सुन के, वो कानून बना दे तो भी हम उसको नहीं जानते। मैं दोनों जजों को नहीं जानता, जस्टिस मिश्रा और जस्टिस अमिताभ राय, मैं नहीं मिला उनसे, लेकिन मुझे अपना एजेंडा नजर आता है। इसलिए उन्होंने कितना खूबसूरत जजमेंट दिया। एक भी हिंदू ठेकेदार नीचे गली में चंदा मांगने से लेके ऊपर करोड़ों का चंदा मांगने तक ने अपना एजेंडा नहीं बनाया। मुझे कभी कभी लगता है कि इन ठेकेदारों को यह ठीक है कि हिंदू मरता रहेगा तभी हमारी दुकान चलेगी, क्योंकि उसके पास जाने के लिए रास्ता क्या है, कुछ लोगों की हो सकता है। कभी नहीं उन्होंने बताया आपको, नेवर एवर, कि इस समय भारत में एक ऐसा कानून है जो भारत में हिंदू को पहले नंबर से दूसरे नंबर पे लाता है। फिर भारत सेकुलर है कि भारत में सब बराबर है, सबको अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर भारत हिंदू स्टेट होता, हिंदू राष्ट्र होता, तब यह तय होता कि हिंदू राष्ट्र में जो नॉन हिंदू हैं उनके लिए क्या प्रोविजन है, तभी होता। भाई हिंदू राष्ट्र है भारत, इसलिए हिंदू जो लोग नहीं हैं उनके लिए अलग से क्या प्रोविजन है, तब होंगे ना प्रोविजन। भाई आपके घर में आपके बेटे बेटी हैं और कोई रिश्तेदार आ जाए, तो अगर वो रिश्तेदार अलग सा है, कोई मेहमान अलग सा है, तो उसके लिए अलग प्रोविजन करना पड़ेगा ना आपको। कोई ये मेहमान है, इसे हम अपने बेडरूम में नहीं सुला सकते, इसे ड्राइंग रूम में ही सुलाना पड़ेगा। लेकिन अपने बेटी बेटी के लिए थोड़ी नहीं आप बनाएंगे, वो कहीं सो जाए, उसका घर है। लेकिन जब भारत सेकुलर स्टेट है, तब इस सेकुलर स्टेट के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, वक्फ बोर्ड क्यों है, पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है, सच्चर कमीशन क्यों है? भाई साहब, हिंदुओं ने ही सेकुलरिज्म का ठेका ले रखा है। और जो कहते थे कि हमारी 800 साल हुकूमत रही, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, 800 साल तुम्हारी हुकूमत रही, बेशर्मो बेगैरतों, तुम्हें हिंदू के चंदे से खाना देते हम, तुम कौन सी हुकूमत की बात कर रहे थे? 800 साल की हुकूमत करने वालों के लिए हमको योजनाएं चलानी पड़ रही हैं। हुकूमत उनकी रही थी, तुम उनके चाटुकार थे। तो हमको मत डराया करो, ये बहुत बोलता है 800 साल तक हमारी हुकूमत थी, तो उससे कहना अगर तेरा थोड़ा सा भी जमीर जिंदा हो तो काफिर के पैसे से योजना का लाभ मत उठा। वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये गिनती कम नहीं है और ये बढ़ रहा है। इसलिए वो जागृत है, उनको क्या करना है उनका फंडा क्लियर है। वो आपकी तरह नहीं है कि आज मुझे 5000 की साड़ी लेनी है, 2000 की पैंट लेनी है। आप कहां फ्यूटाइल एनर्जी लगा रहे हैं? इसलिए कमलेश तिवारी की चौराहे पे हत्या हो जाए, नुपुर शर्मा को चोर उचक्के बलात्कारी, मेरी उस बहन को जो एक पढ़ी लिखी है, अच्छी वकील है, संपन्न परिवार की है, संस्कारी महिला है, इस 82 करोड़ में से किसी संगठन ने मुंह नहीं खोला। कल मेरी बेटी के साथ, आपकी बेटी के साथ कोई अन्याय करे, तब आप कहेंगे कि यार हमारे अपने लोग ही नहीं बोले। सड़क पे चलते हुए दंगाई कातिलों ने उसको डरा दिया, वो अंडरग्राउंड हो गई। 100 साल पुराना संगठन, 50 करोड़ हमारे ये, 200 करोड़ ये, तुम्हारी आवाज समय पे नहीं निकली, ऐसे संगठन का होने से कोई मतलब नहीं है। किस लिए बनाते हैं हम संगठन? मेरी मां जीवित हो, मेरा पिता जिंदा हो, मेरा भाई जिंदा हो और मेरे ऊपर कोई अत्याचार हो, वो अगर चुप हैं तो किस बात के मेरे भाई हैं, किस बात के मेरे पिता हैं? उनका कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। नहीं बोला और वो समझ गए कि ये हिंदू सनातनी सिर्फ 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली में बिकता है, इसलिए ये कुछ भी कर लेगा, ये कभी अपने होने का एहसास नहीं कराएगा। और जो करा रहा है, जो दिल्ली में कभी कभी कराता है, और जब ये थोड़ा सा कमजोर पड़ता है लखनऊ वाला कुछ कराने लगता है, तब उससे लगता है अगर आप अपने समाज में ऐसे पुरोधा पैदा कर सकते हैं तो दलालों को क्यों टिकट दिलवा रहे हैं? ऐसे ही पुरोधाओं को टिकट दिलवाइए जो ये कहता हो कि जिस भाषा में समझोगे उसी में समझा दूंगा।
किसी चोर उचक्के गुंडे बदमाश से वो आपके सामने तलवार लेके खड़े हों और आपके कि हम हनुमान चालीसा सुनाते हैं, और हनुमान चालीसा सुनते रहें और उसकी आंख लग जाए तो भाग जाएं। हनुमान चालीसा सुनने के लिए नहीं है, हनुमान चालीसा आपकी सोई हुई इंद्री को जगाने के लिए है। हनुमान जी नहीं आएंगे, आप ही को खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। और आप तो उस परंपरा को मानते हैं। मौत हर चीज की निश्चित है, हर जो चीज पैदा हुई है उसका जाना तय है। कब कैसे जाएगी कब नहीं जाएगी ये पता नहीं, कि जाना तय है। और जब ये पता है कि मौत निश्चित है, मरना निश्चित है, तो मर मर के क्यों जी रहे हो? जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। हर दिन ये सोचो कि आज आखिरी दिन है, उस दिन से तुम जीतने लगोगे। इतना जोड़ लिया, उतना जोड़ दिया, यहां प्रॉपर्टी, कुछ हुआ? कश्मीरी हिंदू सनातनी कश्यप ऋषि के वंशजों की आज क्या दुर्गति है आपको नहीं पता। ये भूखे नंगे चोटे उठाई गिरे भारत के सनातनी हिंदू के काफिर के पैसे से हज करने वाले लोग गाजा पट्टी की मदद करेंगे, पहले अपनी पजामे की मदद तो कर लो। इनका वहां जहां जिन्हें जानते नहीं है वहां है इनका। और आपको कश्मीर में क्या हुआ उनका कोई कसूर नहीं था, उनकी पूरे वंश को नस्ते नाबूद कर दिया। मेरा कैरियर ही उसी समय का है, मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है। कोई बात ही नहीं करता, हमारा मर जाए क्यों बात करना है भाई। उनका कुत्ता मर जाता है, वो आपको डरा देते हैं और पूरे देश में एक सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाती है। अखलाक को मार दिया, अखलाक को मार दिया, अखलाक को मार दिया। आपने कभी बताया कि रूपेश पांडे को किसने मारा? 16 साल का बच्चा। मंदिरों पे चढ़ावा चढ़वा लो हमसे, अपनी मन्नत के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपको यह भी नहीं पता कि इस सेकुलर भारत में क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, सिख, जैन, इनके धर्म स्थलों से सरकार एक पैसा नहीं लेती, और भारत के सनातनियों के आस्था के केंद्र, उन मंदिरों की नियंत्रण सरकार के हाथ में है। क्योंकि आप अपने मंदिरों का रखरखाव भी नहीं करते, क्योंकि वहां भी आप बेईमानी करते हैं। और किसी का नाम लीजिएगा, किसी संगठन का, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, अगर इतना बड़ा संगठन, इतने जागृत लोग, इतने मठ, इतने मंदिर, इतने हमारे यहां सन्यासी हैं, उसके बाद दुर्गति, उसके बाद कोई नहीं बोल रहा। एक लड़का आपके साउथ इंडिया का, जिस लड़के ने आईआईटी खड़गपुर से टॉप किया, आपके घर में आईआईटी खड़गपुर का टॉपर अगर हिंदुत्व की बात करेगा ना, तो पिताजी माताजी कहेंगे यार ये कड़ चक्कर में पड़ गया है, नहीं 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 नहीं, इसको तो 2 करोड़ के पैकेज पे बाहर भेजो, क्योंकि हमको नोट खाने हैं। उस आईआईटी खड़गपुर के बच्चे ने जो साउथ इंडिया से गया, अपने बेहतरीन कैरियर को लात मारी। टॉपर था वो, सब छोड़ दिया उसने, और एक ऐसा काम कर रहा है, वो यहां कहीं नहीं है, मेरी बात नहीं सुन रहा। ये मैं इसलिए नहीं बोलता कि मुझे आपको उसके प्रति कुछ बताना है, नहीं, इस बहाने से वो इस हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, ये आवाज जाए कि उस सभा में ना वो मौजूद है, ना उसके परिवार के लोग हैं, तब भी पुष्पेंद्र रात के 11 बजे उसके बारे में बोल रहा है। उसकी हिम्मत बढ़ेगी। कुछ लोगों को तकलीफ है क्योंकि उस दलाली में वो लोग शामिल हैं। अकेला, न संगठन, न चंदा, न वंदा, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। भारत के सनातनी हिंदुओं के मंदिर पर जो आप सोना रुपया चढ़ाते हैं, वो 2.25 लाख करोड़ रुपया हर सालाना सरकार ले लेती है। उसकी लड़ाई साउथ इंडिया का हमारा एक भाई
जे साईं दीपक सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। कुछ लोगों को रुपया पैसा नहीं चाहिए होता है, कुछ लोगों को यह लगता है यार, मैं खुद बता रहा हूं कि मेरी इस सफर की प्रेरणा में पैसे रुपए का तो एक अलग छोटी भूमिका है। मैं 3 व्हीलर में जब चलता हूं और वो स्कूटर वाला रोने लगता है पता नहीं मुझे देख करके, और उसको लगता है पता नहीं मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि इसके मन में कैसा, इस बेचारे की जिंदगी कितनी कष्टों में है, इसको मेरे राष्ट्रवाद से, इसको सनातन से क्या लेना देना है। वो मेरी प्रेरणा है, वो मेरी ताकत है। इस तक अगर ये बात पहुंच गई तो ये धनाढ़ परिवार के लोग, जिनमें हर कमरे में टीवी लगा हुआ है जो 24 घंटे ऑन है, हर बच्चे के हाथ में 5 घर में लोग हैं, 6 मोबाइल हैं, तो इन तक क्यों नहीं पहुंच रही है। इसलिए जय साईं दीपक हो, प्रोफेसर आनंद रंगनाथन हो जो JNU नौकरी करते हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े ये जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, कपड़े उतार देता है अंग्रेजी में, ऐसे लोगों के बारे में जब आप सार्वजनिक मंचों से कहते हैं तो उनको यह लगता है कि हम शायद पब्लिक भाषण नहीं देते, लेकिन हमारी बात पुष्पेंद्र हजारों तक पहुंचा रहा है, और आप ताली बजाते हैं तो उनका भाव बढ़ जाता है कि लोग मेरे काम को पहचान रहे हैं। आप ना अपने मंदिरों के प्रति आस्थावान हैं, ना अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी आस्थावान हैं, आप किस चीज के प्रति आस्थावान हैं ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप हर दिन जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज दंगाई इधर से निकल गए, भाई हम बच गए, आज मैं उस मोहल्ले से गया था, वहां हालात खराब थे, मैं निकल के आ गया। आप डेली वेजिस पे जी रहे हैं। एक बार सामूहिक कोशिश करो, ये कोशिश का समय भी निकलने वाला है आपके हाथ से।